हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन ऑन क्वालिटी एंड फैक्ट्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके सामने लेके आया हूँ एनटीए नेट नवंबर 2021 का पॉलिटिकल साइंस का इवनिंग शिफ्ट का पेपर। और यहाँ पे एक कंपैरेटिव स्टडी सबसे पहले हम करेंगे कि मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर या इवनिंग शिफ्ट का पेपर, ये दोनों पेपर किस लेवल के थे। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन लोगों के मन में बैठ रहा है वो है नॉर्मलाइजेशन का, कि क्या यूजीसी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे यूज़ करेगी या नहीं करेगी। दोस्तों, एक्चुअल में नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कहाँ पे यूज़ होता है? नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे एक पेपर टफ हो और दूसरा पेपर इजी हो, या ऐसा हो कि एक पेपर के अंदर 1 लाख स्टूडेंट बैठे हैं और दूसरे शिफ्ट के अंदर भी 1 लाख स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है। और फर्स्ट शिफ्ट की जो एवरेज परसेंटेज गई वो 60% गई और शिफ्ट 2 की एवरेज परसेंटेज 55 गई, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए 2.5 का, यानी इनके 2.5 अंक यहाँ पे घट जाएंगे, ये 57.5% रह जाएंगे और इनके 2.5% बढ़ जाएंगे और ये 57.5% पे ये पहुंच जाएंगे। वो होता है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यूज़ नहीं होगा, बिकॉज दोनों पेपर का स्टैंडर्ड इक्वल है। दोनों पेपर का स्टैंडर्ड इक्वल है। मैंने खुद पेपर दिया, पेपर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 81% मेरे बने और दूसरे शिफ्ट के अंदर भी 81% ही मेरे बने हैं। दैट्स मीन दोनों पेपर का लेवल इक्वल है। अब इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे कि लेवल इक्वल है? दोस्तों, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पहली शिफ्ट में और दूसरी शिफ्ट में इक्वल आए हैं। जितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पेपर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर है उतने ही कॉन्सेप्चुअल सेकंड में है। फैक्चुअल भी सेम है। माओ से रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, तो माओ से ही दूसरे के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप वंदना, शिवा, रचल, कार्शन, ये जितने भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इकोलॉजी से ये क्वेश्चन पूछा गया है और इकोलॉजी से ही क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के अंदर भी पूछा गया है। आप कह सकते हैं यहाँ पे जो पेपर शिफ्ट के अंदर पहला क्वेश्चन था वो आपका राम मनोहर रॉय से था, उसी तरीके से कहीं ना कहीं राम मनोहर रॉय का ऑल्टरनेटिव यूज़ किया गया है। जो थिंकर हमारे सिलेबस में नहीं है इसके अंदर भी वो पूछा गया है। विवेकानंद से क्वेश्चन था फर्स्ट में, सेकंड के अंदर भी है। दैट्स मीन यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर अपनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी एनटीए को, क्योंकि मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो इंसान या जो कैंडिडेट फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 60% लेगा वो सेकंड शिफ्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 61% ले सकता है या 59% ले सकता है, इससे ऊपर नीचे नहीं होगा। ये मैं 100% कह सकता हूँ, क्योंकि जिसको इकोलॉजी की नॉलेज है वो इसका आंसर दे सकता है। इकोलॉजी पेपर 1 के अंदर पूछी जाए या पेपर 2 के अंदर। अब बात करते हैं यहाँ पे मेरिट की, कि आखिर मेरिट क्या जाएगी। तो दोस्तों, पेपर 1 का लेवल टफ था। यहाँ पे एवरेज स्टूडेंट के 25 से 30 क्वेश्चन ही ठीक हो रहे हैं। एवरेज स्टूडेंट यानी 50 से लेकर 60% एवरेज स्टूडेंट, ये ही मतलब जो क्वालिफाई करेंगे उनका बोल रहा हूँ। एवरेज का तो हो सकता है 15 क्वेश्चन भी कई अधिकतर स्टूडेंट के 15 से 20 क्वेश्चन ही ठीक होंगे अधिकतर के, लेकिन एवरेज जो क्वालिफाई करेंगे उनके 50 से 60% ही होंगे। और यहाँ पे अगर इनके एवरेज के 50 से 60% है, पेपर 2 में क्वालिफाई करने वालों के 60 से 80 तक मार्क्स आ सकते हैं। उस हिसाब से अगर हम मेरिट की देखें तो मेरिट 67 to 69 जाएगी जीआरएफ की कट ऑफ, ठीक है। और ये जीआरएफ की जो कट ऑफ है ये जनरल कैटेगरी की है। 4% नीचे कर लीजिए या 5% नीचे कर लीजिए, ये 62 से 63 या 64 जाएगी ईडब्ल्यूएस की। ओबीसी की भी 63 तक जा सकती है, ठीक है। और
और 59 के आसपास SC ST की JRF की कट ऑफ रहने की उम्मीद है। बाकी आप नेट की कट ऑफ कितनी जाएगी वो आप प्रीवियस ईयर जो नेट के पेपर हुए उसके आधार पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरा नाक बंद है बिकॉज जुखाम से बहुत ज़्यादा पीड़ित रहा हूँ इस दौर में, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो शुरू करते हैं सेकंड शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, गाइया की अवधारणा किसने दी? और दोस्तों कई लोगों के दिमाग के तोते उड़ गए होंगे, ये गाइया पहली बार सुना, लेकिन यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि गाइया इससे रिलेटेड आगे ही आपको इसी क्वेश्चन पेपर में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। गाइया की जो अवधारणा दी है जेम्स लवलॉक ने दी है। गाइया एक ग्रीक देवी है, गाइया एक ग्रीक यूनानी देवी है जो कि सफाई की देवी एक तरीके से मानी जाती है। उसी तरीके से जेम्स लवलॉक कहते हैं ये जो हमारी प्रकृति है इसके अंदर अपने आप को शुद्ध करने की अपने आप कैपेसिटी है। जिस तरीके से बाढ़ आ जाएगी, नदियाँ साफ़ हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा और हवाएं चलेगी, उस तरीके से ये गाइया की अवधारणा जेम्स लॉक ने इकोलॉजी से रिलेटेड दी है। अकॉर्डिंग टू निकोलस हेनरी, which of the following are the fundamentals of age of new public management? आपको न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज है तो आपको हेनरी निकोलस के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के अंदर एजिलिटी की बात की जाती है, यानी हमने इस तरीके की प्रबंधन करना है जिससे स्फूर्ति आए, जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन हो सके, अलर्टनेस हो और अकाउंटेबिलिटी हो, अलाइनमेंट हो, अडेप्टेबिलिटी हो। लेकिन अथॉरिटी की बात कभी भी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के अंदर नहीं की जाती है क्योंकि अथॉरिटी बेसिकली जो सिद्धांत है वो क्लासिकल मैनेजमेंट का है, क्लासिकल मैनेजमेंट का। तो ABC तीनों होंगे इसके और ये आप इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते थे क्योंकि एक ही रूल आउट उसमें से आपको करना था। नेशनल इंटरेस्ट इज ऑलवेज डिफाइंड। अब देखिए यहाँ पे हैंस जे मोर्गेंथो के सिद्धांतों के बारे में पूछा गया है और हैंस जे मोर्गेंथो अपनी हर वीडियो में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वीडियो में मैंने इनके 6 के 6 प्रिंसिपल को बहुत डिटेल में आपके सामने रखा था। हैंस जे मोर्गेंथो का इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है? सबसे पहला, राष्ट्रीय हित शक्ति के संदर्भ में परिभाषित होता है। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने बात की है राष्ट्रीय हित को आपने अगर प्राप्त करना है तो आपको अपनी पावर को क्या है, एनहांस करना पड़ेगा। पॉलिटिक्स इज एन ऑटोनमस स्फीयर ऑफ एक्टिविटी, बिल्कुल सही बात, इन्होंने राजनीति को ऑटोनमस बताया। पॉलिटिक्स इज गवर्न्ड बाय यूनिवर्सल मॉरल वैल्यू, बिल्कुल गलत, ऐसा इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मॉरल वैल्यू को कोई भी स्थान नहीं दिया जा सकता है। हालांकि इसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में लागू किया जा सकता है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में ये लागू नहीं होती है, तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, राजनीति स्वभाव में सन्निहित है, यानी जो रूट है पॉलिटिक्स के वो मानव स्वभाव में है। मानव अगर लालची है तो पॉलिटिक्स डेफिनेटली लालची होगी, ये मोर्गेंथो ने कहा है। निम्नांकित मौलिक अधिकारों में से कौन सा अधिकार नागरिकों व गैर नागरिकों को दोनों को प्राप्त है? तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अक्ल के घोड़े दौड़ाने थे। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट कभी भी विदेशियों को नहीं दिया जाएगा, नहीं तो विदेशी यहाँ पे आएंगे, हमें तो कल्चरल राइट है, हम तो यहाँ पे अपने स्कूल खोलेंगे, अपने सारा कुछ वो सिस्टम करेंगे, तो वो यहाँ पे विदेशियों को नहीं है। राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, अब अवसर की समानता अगर विदेशी मांगने लगेंगे, अगर वो बोलेंगे कि हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, तो वो जॉब मांगने लगेंगे, तो वो कभी भी विदेशियों को नहीं दिया जा सकता है। राइट टू इक्वालिटी, यस, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, कानून के समक्ष जो समानता है वो विदेशियों को भी प्राप्त है, इंडियंस को भी। वो भले ही विदेशी हो, उसके साथ कभी भी कानून के आधार पे पक्षपात नहीं किया जा सकता। दैट्स मीन सी इज़ राइट। और राइट टू फ्रीडम तो विदेशियों को बिल्कुल भी नहीं होती है। फ्रीडम का मतलब आर्टिकल 19 ले लीजिए,
भाषण अभिव्यक्ति, कहीं भी घूमने की उनको आज़ादी नहीं है, उनको वीज़ा दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो उनको नहीं है, तो सी करेक्ट है। यहाँ पे क्रोनोलॉजिकली आपको अरेंज करने थे प्लेटो की किताबों को, और बहुत ही इजीली आप इसको अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले उन्होंने लिखी एपोलॉजी। एपोलॉजी क्षमा आप कह सकते हैं, जिस तरीके से सोक्रेटिस की हत्या कर दी गई थी उसके बारे में कहीं ना कहीं एपोलॉजी उन्होंने लिखी। उसके बाद उन्होंने रिपब्लिक लिखी, उसके बाद स्टेट्समैन, उसके बाद द लॉज, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्रम बनना था। निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक पुनर्निरीक्षण का प्रावधान नहीं है? देखिए, इंडिया ने जुडिशियल रिव्यू लिया है यूनाइटेड स्टेट्स से, दैट्स मीन दोनों में है। स्विट्जरलैंड के पास भी है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में क्योंकि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ वहाँ पे लॉर्ड्स जो सभा है उसी के पास न्यायिक क्षेत्राधिकार होता है, तो यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का कोई प्रोविज़न नहीं है। देखिए, ये फर्स्ट शिफ्ट के अंदर भी व्यवहारवाद के बारे में क्वेश्चन था, यहाँ पे भी सेम, जिसने वहाँ पे अटेम्प्ट कर लिया वो यहाँ पे भी कर पाएगा। द बिहेवियरल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स आर, राजनीति को अध्ययन करने के लिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण सबसे पहले ये एम्पिरिकल नेचर का है। एम्पिरिकल नेचर का मतलब ये फैक्ट्स के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, भरोसा करता है, साइंटिफिक फैक्ट्स को ही ये मान्यता देता है। फोकस्ड ऑन साइंटिफिक व्यू ऑफ द पॉलिटिकल रियलिटी, बिल्कुल सही बात। फोकस्ड ऑन फिलॉसफी, फिलॉसफी के ऊपर ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। फिलॉसफी बेसिकली बिहेवियरलिज्म से पहले यूज़ की जाती थी राजनीति को स्टडी करने के लिए, और बिहेवियरलिज्म के बाद पोस्ट बिहेवियरलिज्म में भी फिलॉसफी यूज होती है, लेकिन व्यवहारवाद में नहीं। तो डी नहीं होगा, बाकी सारे हैं ABC। विनायक दामोदर सावरकर ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की? अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की है VD सावरकर ने। आज़ाद हिंद फौज सभी को पता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की। इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में हुई है, वो इन्होंने नहीं की है। यहाँ पे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं दी है और उनके काम दिए हैं। तो सबसे पहले देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, सबने पढ़ा होगा। IMF का जो काम होता है, ऋणी देशों को दिवालिया होने से बचाने के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में ये काम करता है। और वर्ल्ड बैंक के साथ साथ ये ट्विंस संस्था इसे कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक लोन देता है और IMF देशों को क्या है, दिवालिया होने से बचाता है। IDA के बारे में भी सबने सुना होगा, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। IDA क्या करता है? IDA सबसे गरीब देशों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है। IDA सबसे गरीब देशों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है। बहुपक्षीय गारंटी निकाय, अब बहुपक्षीय गारंटी निकाय क्या करता है? ये विकासशील देशों के निजी उद्यमों को विकास के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ऋण देता है। और लास्ट आपका बचा डी का 3, यस, डी का यहाँ पे डी का 3 यहाँ पे होगा। इसको थोड़ा सा आपने करेक्ट कर लेना है। इक्विटी प्रदान करता है आपका बहुपक्षीय गारंटी निकाय, और जो ये आपका वित्त निगम है ये विकासशील देशों के निजी उद्यमों को प्रोत्साहित करता है। गांधी, यहाँ पे आपको आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है, गांधी के प्रमुख मूवमेंट्स को। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक का कानून तोड़ा गया था 1931 में। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1920-21 के अंदर। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह 1917। साबरमती आश्रम की स्थापना भारत पहुंचते ही इन्होंने की थी।
तो इसका जो सही बन रहा है वो बन रहा है DCBA। नेहरूज आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वाज बेस्ड ऑन, नेहरू का राष्ट्रवाद का जो सिद्धांत था वो किसके ऊपर आधारित था? उग्र राष्ट्रवाद की बात ये नहीं करते हैं। रेडिकल नेशनलिज्म, रेडिकल नेशनलिज्म का मतलब होता है कि लाइक हिंदू नेशनलिज्म को ही प्रमोट करना या मुस्लिम नेशनलिज्म को ही प्रमोट करना, तो ये इस तरीके से इन्होंने उग्र राष्ट्रवाद की बिल्कुल बात नहीं की। सांस्कृतिक बहुलवाद में इनका बिल्कुल विश्वास था कि जितने भी कल्चर है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सभी को इक्वली नेशनलिज्म में इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए। स्वनिर्धारण का अधिकार, स्वनिर्धारण का अधिकार कि हर एक राष्ट्र को अपने निर्धारण का अधिकार होना चाहिए, अपने डिटर्मिनेशन का अधिकार होना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रतिपादित संश्लेषी विश्ववाद, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने जो नेशनलिज्म की हानियां गिनाई थी, उन हानियों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपना नेशनलिज्म का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो BCD इज करेक्ट। भारत में कैबिनेट मिशन को किस उद्देश्य से भेजा गया था? भारत में कैबिनेट मिशन को सबसे पहले तो राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना, ठीक है, इंडिया की अपनी नेशनल गवर्नमेंट बने, उसके बाद सत्ता के हस्तांतरण हेतु संवैधानिक व्यवस्था। कैबिनेट मिशन बेसिकली आया ही इसीलिए था कि भारत का संविधान सभा का निर्माण हो सके और संवैधानिक प्रावधान भारत के लिए कर सके। और लास्ट है आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा प्रांतीय असेंबलियों द्वारा एक संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का गठन या चुनाव करना, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन का दमन करना इसका लक्ष्य नहीं था। तो B इसका करेक्ट आंसर है। कार्ल पॉपर अटैक द हिस्टोरिसिज्म ऑफ, कार्ल पॉपर ने किसके इतिहासवाद की आलोचना की? इन्होंने प्लेटो, हीगल और मार्क्स के हिस्टोरिसिज्म की आलोचना की है, इतिहासवाद की आलोचना की है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए, मैकियावेली मार्क्स के साथ है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे प्लेटो तो है लेकिन अरस्तु है, तो अरस्तु की तो नहीं की है, लेकिन यहाँ पे प्लेटो और हीगल दोनों आ रहे हैं, दैट्स मीन ये करेक्ट आंसर है। और लास्ट में भी यही, प्लेटो की तो की है लेकिन मैकियावेली की तो नहीं की है, तो इस तरीके से करेक्ट आंसर C यहाँ पे आ गया। निम्नलिखित समितियों में से किसे सिविल सेवा परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा हेतु नियुक्त किया गया? समीक्षा हेतु नियुक्त किया गया। अब सबसे पहले अशोक मेहता कमेटी, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। LM सिंघवी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। संथानम कमेटी भ्रष्टाचार उन्मूलन से रिलेटेड है। सतीश चंद्र बची आपकी यही है सिविल सेवा के मूल्यांकन से रिलेटेड, समीक्षा से रिलेटेड। भारत ने 1943 में गठित स्वास्थ्य सर्वे और विकास समिति का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, भारत के अंदर 1943 में एक स्वास्थ्य सर्वे और विकास समिति बनी, उसके अध्यक्ष थे सर जोसेफ भोरे। और कई लोगों ने लॉर्ड मैकाले किया। दोस्तों, लॉर्ड मैकाले भारत के अंदर शिक्षा के जनक कहे जा सकते हैं। ठीक है, ये शिक्षा से रिलेटेड समिति के अध्यक्ष थे, जबकि स्वास्थ्य सर्वे से रिलेटेड थे जोसेफ भोरे। विल किमलिका इज द पायनियर ऑफ विच राइट? विल किमलिका एक मेल चिंतक है जिन्होंने मल्टी कल्चरलिज्म के ऊपर अपना सिद्धांत दिया है, कल्चरल राइट के ऊपर इन्होंने अपने सिद्धांत दिए हैं। Who among the following supported the new social movement? न्यू सोशल मूवमेंट को किसने सपोर्ट किया? न्यू मिडल क्लासेस। न्यू मिडल क्लासेस, न्यू मिडल क्लासेस कौन सी है? न्यू मिडल क्लासेस जो आज के युग में नए औद्योगिक वर्ग हो गए, नए नए जो आपके मतलब घराने हैं। एक होता है ओल्ड, जैसे आप ये मिडल क्लासेस होती है, न्यू मिडल क्लासेस है जो मिडल से भी निकल के एक नए तरीके की क्लासेस बनी है। इसको आपने एक बार डिटेल में पढ़ लेना, यहाँ पे एक्सप्लेन करना इसको थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि न्यू मिडल क्लासेस से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, तो इसको आपने एक बार स्टडी कर लेना। इसका करेक्ट आंसर है न्यू मिडल क्लासेस।
निम्नलिखित संविधानों को उनके निर्माण वर्ष के आधार पर कालक्रम में व्यवस्थित करे। स्विट्जरलैंड का जो संविधान है वो 1848 में बना और दूसरी बार ये 1874 में बना है। ठीक है, तो 1848 में ये पहले बना, फिर संशोधित 1874 में हुआ। तो 1874 यहाँ पे हम नहीं लेंगे। अमेरिका का संविधान सबसे पुराना इसमें है क्योंकि ये 1787-88 के अंदर बना। भारत का संविधान सभी को पता है 1950 के अंदर लागू हुआ। ठीक है, कनाडा का संविधान ये 1864 के अंदर लागू हुआ होगा। तो इसी हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पुराना अमेरिका का, उसके बाद स्विट्जरलैंड, उसके बाद कनाडा, उसके बाद भारत का संविधान। यही इसका करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन। विवेकानंद के विचार से भारत की समस्याओं का समाधान निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सुलझाई नहीं जा सकती। In the opinion of Vivekananda, the problem of India could not be solved except by, भारत की समस्याओं का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक राष्ट्रवाद के सामाजिक आधार का विस्तार नहीं किया जाए। यही कहना था विवेकानंद का। पैट्रिक डनलेवी ने नवलोक प्रबंधन यानी एनपीएम के कौन से 3 प्रमुख घटक बताए हैं। और मैं यहाँ पे भी गारंटीड आपको बता रहा हूँ, अगर आपको नवलोक प्रबंध पता है, एनपीए के बारे में अगर एनपीएम के बारे में अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे पैट्रिक डनलेवी के बारे में जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो नवलोक प्रबंधन सबसे पहले डिसएग्रीगेशन की बात करता है। ठीक है, विसमुच्चन, उसके बाद ये कंपटीशन की बात करता है और फिर ये इंसेंटिवाइजेशन की बात करता है, यानी विसमुच्चन, प्रतियोगिता और प्रोत्साहीकरण। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की अवधारणा के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। जयप्रकाश नारायण की जो संपूर्ण क्रांति की विचारधारा है उसे प्रिजन डायरी पुस्तक के अंदर हम उसकी झलक को देख सकते हैं, क्योंकि प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण ने आपातकाल के दौरान जेल में रहकर लिखी है। ठीक है, इसे भ्रष्टाचार के भार, सत्तावाद के उदय, सामाजिक भेद इत्यादि से बिखरती भारतीय अर्थव्यवस्था में ढूंढा जा सकता है। अब ये जो संपूर्ण क्रांति की अवधारणा है ये इसीलिए लाई गई थी क्योंकि भारत में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था। लोकतंत्र के आधार के रूप में नैतिक समाज की उनकी तलाश उनकी संपूर्ण क्रांति की निर्देशक शक्ति के रूप में है। तो लोकतंत्र को वो मजबूत करना चाहते थे। लास्ट यहाँ पे है उनकी संपूर्ण क्रांति की अवधारणा राजनीति का केंद्रीकरण और आर्थिक विकेंद्रीकरण के प्रति उनके समर्थन पर आधारित है, जो कि बिल्कुल गलत है। वो राजनीति का भी विकेंद्रीकरण करना चाहते थे, ग्रास रूट लेवल से लेके वो नेशनल लेवल तक विकेंद्रीकरण करना चाहते थे पॉलिटिक्स का। दैट्स मीन चौथा तो इसका नहीं हो सकता है। ABC इज करेक्ट, ABC इज करेक्ट। उदारवाद के विकास चरणों को आरोही क्रम में लगाएं। उदारवाद किस तरीके से आया? सबसे पहले आता है नेगेटिव लिबरलिज्म, उसके बाद आता है पॉजिटिव लिबरलिज्म, पॉजिटिव लिबरलिज्म के बाद आता है आपका इगैलिटेरियनिज्म यानी समतावादिता, जिससे रिलेटेड है जॉन रॉल्स। ठीक है, इगैलिटेरियनिज्म। और सबसे लास्ट में आता है स्वच्छंदतावाद या न्यू लिबरलिज्म। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस है CABD। यहां पे फिर आपको अरेंज करना है आरोही क्रम में। भारत का 14वां वित्त आयोग गठित किया गया है 2014 के अंदर और 2014 से लेकर 2020 तक ये काम करेगा। संघ लोक सेवा आयोग बेसिकली 1919 का जो एक्ट था उसके द्वारा 1926 के अंदर ये स्थापित किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग सभी को पता है 1964 के अंदर ये गठित किया गया है।
और नीति आयोग 2015, जनवरी 2015। ठीक है, उस हिसाब से अगर इसका क्रम देखते हैं तो इसका क्रम बनता है BCAD। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये व्यवस्था करता है कि मंत्रिमंडल समूह के सहायता और सलाह के बिना राष्ट्रपति कार्य नहीं कर सकता है। देखो राष्ट्रपति यहाँ पे दिया ही नहीं है, जबकि इंग्लिश में यहाँ पे प्रेसिडेंट दिया है। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पे नाइंसाफ़ी NTA करता है। तो ये है आर्टिकल 74(1). Which one of the following component is not essential in the political culture? पॉलिटिकल कल्चर में किस एलिमेंट की ज़रूरत नहीं होती? तो भ्रष्टाचार की कभी भी ज़रूरत नहीं होती है। बिलीफ के द्वारा कल्चर बनता है, इमोशनल एटीट्यूड के द्वारा और वैल्यू के द्वारा कोई भी पॉलिटिकल कल्चर बनता है, लेकिन करप्शन इसका एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। हालांकि कई पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें कल्चर बन गया है भ्रष्टाचार, लेकिन ये एसेंशियल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर आधुनिकतावाद का आधारभूत लक्षण नहीं है? पोस्ट मॉडर्निज्म का आधारभूत लक्षण नहीं है। ये डीकंस्ट्रक्शनिज्म में विश्वास रखता है, ये तो है। इट चैलेंजेस द एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, बिल्कुल इसने चैलेंज की है, तो ये भी नहीं हो सकता, गलत नहीं है पूछा यहाँ, तो ये गलत नहीं हो सकता। यह नारीत्व की अवधारणा से संबंधित है। पोस्ट मॉडर्निज्म नारीत्व से संबंधित है, लेकिन ये आधारभूत इसकी एक अवधारणा नहीं है, आधारभूत लक्षण नहीं है। हालांकि ये जुड़ा हुआ है, लेकिन आधारभूत नहीं है। लास्ट वाला है, यह अधिव्याख्यान यानी मेटा नैरेटिव के प्रति अविश्वास व्यक्त करते हैं। ये तो बिल्कुल सही है। मेटा नैरेटिव का मतलब होता है जो कहानियाँ होती है, स्टोरी टेलिंग होती है, जो आज तक बताया गया है हमें कि धर्म ने ये किया, धर्म ने वो किया, धर्म की स्थापना ऐसे हुई, तो ये इसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता है, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म बोलता है कि सभी के अपने व्यू हो सकते हैं, तो ये उसके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं रखता है। दैट्स मीन इसका सी करेक्ट आंसर है, नारीत्व की अवधारणा बेसिक इसका आधारभूत लक्षण नहीं है। Who among the following are the पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर? उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक माइकल फूको है, जीन फ्रांसिस्को लोटियार्ड है। ओनली दो है, जॉन रॉल्स और लियो स्ट्रॉस आपके ये आधुनिक उदारवादी चिंतक है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा A and C ओनली। The essence of the Hawortham experiment conducted by Elton Mayo lies in which of the following? मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, यही क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में भी आया है, घुमा फिरा के आया। जिसने पहले वाला सॉल्व किया है वो ये भी कर पाएगा। ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल ये एक एक्सपेरिमेंट था हावर्थन परीक्षण का। आर्ट ऑफ कटिंग मेटल, ये FW टेलर की एक किताब है और शोध लेख है, तो ये तो इसका पार्ट नहीं है। ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट, तो हावर्थन परीक्षण में ह्यूमन एटीट्यूड को ही तो उसकी परीक्षा की गई थी। बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट जो कि लास्ट वाला था, दैट्स मीन A, C and D, B को छोड़ के सारे करेक्ट है, A, C and D। Arrange the following international event in order of their occurrence। बोल्शेविक रेवोल्यूशन होती है 1917 के अंदर, अक्टूबर 1917। ट्रीटी ऑफ वर्साई होती है 1920। नाजी जर्मनी सोवियत नॉन एग्रेशन पैक्ट होता है 1939। ये सारे मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। लेनिन सोशलिज्म इन वन कंट्री बेसिकली 1924 के अंदर ये बुक प्रकाशित की गई थी और ये स्टालिन द्वारा इसके ऊपर काम किया गया। ठीक है, इस हिसाब से अगर इसका आप क्रम देखोगे तो इसका क्रम बन रहा है ABDC।
यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस दी गई है और डेट्स आपने मैच करनी है और बहुत ही इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी। रियो कॉन्फ्रेंस सभी को पता है, पृथ्वी समिट भी से कहा जाता है, 1992। चिपको मूवमेंट बहुगुणा ने ये शुरू किया था 1973 में। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस पहली कॉन्फ्रेंस थी एनवायरनमेंट की 1972। अब लेक सक्सेस कॉन्फ्रेंस बची लास्ट, ये आ गई 1949। ठीक है, इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर बन गया ऑप्शन सी। सभी राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, माओ जेडोंग। तो माओ जेडोंग से दोनों शिफ्टों में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया। पिछले 7 सालों में भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ कौन से समझौते किए हैं? पिछले 7 सालों में तो ये नेपाल के साथ हमने पावर से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड किया है और अफगानिस्तान के साथ डैम से रिलेटेड किया है। बाकी ये पुराने हैं। ठीक है, ए एंड बी ओनली। यहां पे असर्शन दिया गया है प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है, जो मैकियावेली के लिए कहा जाता है, और ये बिल्कुल सही बात है, प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु है। उसके बाद रीजन दिया गया है, मैरी वॉस्टनक्राफ्ट ने अपनी पुस्तक विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन में ये दलील दी है कि महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए और उन्हें शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो ये युग का शिशु क्यों है उसके बारे में यहाँ पे बिल्कुल भी ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, हालांकि दोनों यहाँ पे बातें सही कही गई है। दैट्स मीन इसका डी होगा, दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सुधार का एक कारक नहीं है? यानी इनमें से किस में सुधार की आवश्यकता नहीं है? अब देखिए, भारत का जो फ्लॉज इन प्रोसीजरल लॉ है, प्रक्रियात्मक कानूनों में कमी या दोष है, उसमें डेफिनेटली सुधार की आवश्यकता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये एक सुधार का ही पार्ट है, इसमें किसी भी सुधार की आवश्यकता नहीं है, ये सुधारों के द्वारा ही आया है। ठीक है, इसमें किसी भी सुधार की आवश्यकता नहीं है। दैट्स बी इसका करेक्ट है। अगला है कोर्ट प्रक्रिया और प्रबंध व्यवहार की पुरातन प्रवृत्ति, यानी एक बहुत ही पुरानी प्रवृत्ति है कोर्ट की जो कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है, तो इसमें डेफिनेटली सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, और लास्ट है न्यायिक प्रक्रिया को धीमा होना और पहुंच से बाहर होना, इसमें भी सुधार की आवश्यकता है। तो एक ही यहाँ पे आपका सही आंसर आ रहा है, जनहित याचिका, इसमें सुधार की आवश्यकता नहीं है। फ्रेडरिक हर्जबर्ग इज फेमस फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी? तो पहले क्वेश्चन में जो पहली आपका मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी उसमें मैकग्रेगर के बारे में पूछा गया था, और यहाँ पे हर्जबर्ग दोनों ही अभिप्रेरणा मोटिवेशन सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं। भारत के नाभिकीय सिद्धांत यानी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की कौन सी विशेषता नहीं है? मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, बिल्कुल ये तो है। नो फर्स्ट यूज भी है। नो यूज अगेंस्ट फ्रेंडली कंट्री, ये कहीं भी नहीं लिखा है। फ्रेंडली कंट्रीज, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान हमारी एक फ्रेंडली कंट्री है और वो हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दे, हम बोलेंगे नहीं ये तो फ्रेंडली कंट्री, हम अटैक नहीं करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दैट्स मीन ये हमारे डॉक्ट्रिन की विशेषता नहीं है। लास्ट है नॉट अगेंस्ट अ स्टेट हैविंग कन्वेंशनल वेपन, जिन राष्ट्रों के पास कन्वेंशनल वेपन है उनके ऊपर भी हम कभी भी अटैक नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन से, ये क्लियरली हमने मेंशन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। गांधी की स्वदेशी की अवधारणा पर निम्नलिखित का प्रभाव रहा। स्वदेशी की अवधारणा का सबसे पहले उनका गहन नैतिक आध्यात्मिक विश्वास, वो इंडियन जो कल्चर है और आध्यात्म है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, इसलिए स्वदेशी विचारों को अपनाने की उन्होंने बात की। ठीक है, सबसे पहला विचार आ गया। दूसरा, लोगों की आर्थिक स्थिति की, विशेषकर आम लोगों की स्थिति की उनको समझ थी। ठीक है, ये आ गया आपका वैचारिक। दूसरा आ गया आपका मटेरियल, यानी भारत के लोग फॉरेनर जो चीज़ें हैं, फॉरेन की चीज़ें वो महंगी है, उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और
इसी कारण उनको समझ थी अगर यहाँ के लघु और कुटीर उद्योगों का विकास हुआ तो डेफिनेटली यहाँ के लोग क्या है उन्नति करेंगे, इसलिए स्वदेशी को उन्होंने प्रमोट किया। और रस्किन की अनटू दिस लास्ट का भी प्रभाव स्वदेशी मूवमेंट में रहा है, लेकिन सत्य और जैन धर्म की जो समझ थी उसका प्रभाव क्या रहा? उसका प्रभाव रहा उनकी नॉन वायलेंस की थ्योरी और ट्रुथनेस की थ्योरी। तो ये इससे रिलेटेड नहीं है, ABC तीनों है। स्वातंत्रोत्तर भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय आंदोलन हुआ? तो बिरसा मुंडा आंदोलन 1875-80 के आसपास हुआ है, तो ये आज़ादी से पहले हुआ है। बोडो मूवमेंट 1987 के अंदर हुआ है, दैट्स मीन ये आज़ादी के बाद हुआ है। तो यहाँ पे क्लियर सभी को था बोडोलैंड मूवमेंट, बोडोलैंड जो हुआ है वो आज़ादी के बाद हुआ है। कॉल मूवमेंट और संथाल मूवमेंट दोनों आज़ादी से पहले हुए हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ ये हुए हैं। भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई? पूछा जाएगा कहाँ हुई, तो ये उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड वाला जो पार्ट है वहाँ पे हुई। कब हुई? मार्च 1954 में। किसकी सिफारिश पे हुई? पॉल एप्लवी जो रिपोर्ट है उसकी सिफारिशों पे इसकी स्थापना की गई है। निम्नलिखित में से किसने कौटिल्य द अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी? ये एलन रंगाराजन ने बुक लिखी है और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मिखाइल गोर्बाचोव की ग्लासनोस्त नीति के अनिवार्य तत्व क्या है? ग्लासनोस्त, अब देखिए ग्लासनोस्त, ग्लास का मतलब होता है शीशा, शीशे की तरह पारदर्शी नीति अपनाना। तो ग्लासनोस्ट पॉलिसी के अंदर इन्होंने क्या किया? आलोचना की स्वतंत्रता के सिद्धांत को प्रोत्साहन दिया कि भाई गवर्नमेंट की आलोचना कीजिए, जब आलोचना करेंगे तभी तो एक ग्लास की तरह साफ प्रशासन उभर के आएगा। कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व की भूमिका की समाप्ति बिल्कुल भी नहीं। मीडिया और प्रकाशन पर नियंत्रण को ढीला कर दिया गया, तभी तो एक अच्छा प्रशासन आएगा। कार्यपालक प्रेसिडेंसी की स्थापना नहीं की गई इसके द्वारा, दैट्स मीन ए एंड सी इज करेक्ट। ग्लासनोस्ट पॉलिसी। दूसरी पेरेस्ट्रोइका थी, तो पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ फिड्यूशियरी ट्रस्ट? फिड्यूशियरी ट्रस्ट के बारे में संसद को कहा है लॉक ने। संसद की जो प्रभुसत्ता की शक्ति हो गई, ठीक है, तो फिड्यूशरी ट्रस्ट लॉक से रिलेटेड है। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में हुआ है। 44th डेफिनेटली 2 साल बाद 1978 में। 15th अमेंडमेंट 1963 में और 38th हुआ है 1975 में। बहुत ही सिंपली इसको देख सकते हैं, डेट के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि आगे पीछे के हिसाब से अमेंडमेंट हुई है, तो इसका आंसर आई थिंक किसी ने भी रॉन्ग नहीं किया होगा। यूएन की शांति स्थापना के विषय में इनमें से कौन से वक्तव्य सत्य है? जो सत्य है वो आपको बताने हैं यूएन की शांति स्थापना के विषय में। सबसे पहला, इसके प्रावधान यूएन चार्टर में स्पष्ट रूप से नहीं दिए गए हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसके प्रावधान नहीं दिए गए हैं। हालांकि चैप्टर जो आपका 6 है और चैप्टर 7 है, कहीं ना कहीं बात की गई है, ठीक है, पीसफुल सेटलमेंट की, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है। यह यूएन के महासचिव का एकमात्र परमाधिकार नहीं है, क्योंकि जो शांति की स्थापना होती है सिक्योरिटी काउंसिल के अधीन होती है, उसमें 5 मेंबर होते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है। उत्तर शीत युद्ध काल में इसमें परिणामात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन हुए हैं, तो बिल्कुल सही बात है।
भारत और अमेरिका ने इसे संयुक्त रूप से प्रायोजित किया है। तो भारत कौन होता है? भारत तो इवन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर तक नहीं है। तो भारत कौन होता है इसे प्रायोजित करने वाला, और अमेरिका कौन होता है? इसमें 193 देश और भी है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ ए एंड सी इज करेक्ट। ए एंड सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेमिनल वर्क ऑफ फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर? FW टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट के पिता कहे जाते हैं। इन्होंने बुक लिखी है पीस रेट सिस्टम, ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स और शॉप मैनेजमेंट। अब ये जो कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है ये है MP फॉलेट से रिलेटेड, MP फॉलेट से रिलेटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ABD। ABD इज करेक्ट आंसर। और ये भी नाम से ही इसको आप मैच कर लेंगे। ई गवर्नेंस जुड़ा है NEGP, नेशनल ई गवर्नमेंट पोर्टल। पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट, रेड्रेसल ग्रीवेंस, ओम्बुड्समैन और राइट टू एजुकेशन 2009 के अंदर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद को अधिनायकवादी सिद्धांत कहा? क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में रिपीट हुआ है। ये है कार्ल पॉपर और हन्ना आरेंट। कार्ल पॉपर और हन्ना आरेंट, दैट्स मीन A एंड C इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है? तो यहाँ पे कार्ल डब्ल्यू डॉयश इन्होंने आंसर दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। कार्ल डब्ल्यू डॉयश ने व्यवस्था सिद्धांत के तहत कम्युनिकेशन थ्योरी को अपनाने की कोशिश की है। तो ये कहीं ना कहीं डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन यहाँ पे है। तो इसको अगर आपको इसका कोई प्रूफ मिलता है तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें कन्फ्यूशियस द्वारा नहीं लिखी गई है? कन्फ्यूशियस ने बेसिकली दो बुक इनकी है, बुक्स ऑफ चेंजेस एंड बुक्स ऑफ सॉन्ग्स। अब कई लोगों को लग रहा है कि बुक्स ऑफ समर एंड विंटर। दोस्तों, समर और विंटर है वो एक काल है और उस काल में किताबें लिखी गई है जिसमें कन्फ्यूशियस का वर्णन मिलता है, लेकिन ये उन्होंने लिखी नहीं है। दैट्स मीन ये लिखी है A एंड C लिखी है और B और D नहीं लिखी है। B एंड D नहीं लिखी है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने द्वंद्वों के समाधान हेतु क्षमता निर्माण नामक अपनी 7वीं रिपोर्ट में पूर्वोत्तर में अवैध आप्रवासन का उल्लेख किया है। नागरिकों के लिए बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र की ओर ध्यान दिलाया है। तो ये बिल्कुल सही है। अब कथन 2, लोकवाणी उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजना है जिसकी शुरुआत दिसंबर 2009 में की गई है, जो कि गलत है। दैट्स मीन एक ही सही है और 2 गलत है। स्टेटमेंट 1 इज राइट एंड 2 इज रॉन्ग। निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को समाज का एक ऐसा रूप बताया है जिसमें राजनीतिक सम्राट व्यक्तियों यानी एलीट की भर्ती व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर विभिन्न सामाजिक स्तरों से की जाती है? एलीट की भर्ती विभिन्न सामाजिक स्तरों से की जाती है। CW मिल जुड़े हैं पावर एलीट के साथ। जिसके पास शक्ति है वही एलीट बनेगा। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, रॉबर्ट मिशेल। ओलिगार्की का एक आयरन लॉ है, तो ये भी कभी नहीं हो सकता। और SR माहेश्वरी के बारे में तो हमने सुना भी नहीं है कि एलीट थ्योरी की इन्होंने बात की भी है, तो इसको हम कैसे मान ले। और इसका TB बॉटमोर ने मासिस के ऊपर एलीट एंड मासिस के ऊपर इन्होंने अपने लेख लिखे हैं, जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि व्यक्ति की योग्यता के आधार पे विभिन्न सामाजिक स्तरों से एलीट को चुना जाता है। SC वाले अपने लिए चुनेंगे, ST वाले अपने लिए चुनेंगे, ठीक है। उस तरीके से जनरल कास्ट के अपने लिए चुनेंगे। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन विभिन्न स्तरों का यहाँ पे TB बॉटमोर का मतलब है कि मध्यम वर्ग के या लोअर क्लास के हो गए या फिर अपर क्लास के हैं, तो वो अपने स्तर में से अपने एलिट्स को चुनेंगे TB बॉटमोर के अनुसार। यहाँ पे आपको मैच करना था
पुस्तकों के साथ, और बहुत ही इजी ये पूछ लिया गया था। अगर एक भी आपको पता है तो आंसर आप दे दोगे। लाइक मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, एडमंड बर्क, रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस, सीबी मैकफर्सन, द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म, हॉब्स टू लॉक, और हावर्ड वार्डर ने लिखी है द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ हॉब्स, द थ्योरी ऑफ ऑब्लिगेशन। और इसका सही जो क्रम है वो ऑप्शन डी में आ रहा है। हॉब्स का दायित्व सिद्धांत शारीरिक है क्योंकि प्रजा संप्रभु की आज्ञा का पालन दंड से करती है। बिल्कुल सही बात। जब ऑब्लिगेशन की हम बात करते हैं तो हॉब्स कहते हैं कि व्यक्ति राज्य की आज्ञा का पालन क्यों करते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि अगर आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हमें दंड दिया जा सकता है। अब दूसरा देखते हैं। हॉब्स के प्रकृति के नियम स्वहित के विवेकपूर्ण अनुसरण के बारे में सलाह मात्र नहीं थे, बल्कि ये नैतिक नियम थे जो कर्तव्यों का विधान करते थे, और ये अनिवार्य थे क्योंकि इसकी आज्ञा ईश्वर द्वारा दी गई थी। तो ये जो प्रकृति के नियम है ये ईश्वर की आज्ञा द्वारा प्रतिस्थापित किए गए हैं। हॉब्स ने बिल्कुल कहा है। दैट्स मीन दोनों स्टेटमेंट सही है। भारत ने 1954 में किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौता साइन किया है? चाइना के साथ। शैलो इकोलॉजिस्ट बिलीव, ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था और मैंने उस टाइम भी आपको अच्छे से ये समझाया था। एक होता है डीप इकोलॉजिस्ट, एक होता है डीप इकोलॉजिस्ट, और एक होता है शैलो इकोलॉजिस्ट यानी सतही। डीप इकोलॉजिस्ट कहते हैं कि पर्यावरण का ह्रास मानव के विकास के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जबकि शैलो इकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि पर्यावरण किसके लिए है? इंसानों के लिए है, इसलिए पेड़ काट सकते हैं घर बनाने के लिए। लेकिन डीप इकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि भाई पेड़ काट तो लोगे लेकिन उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं पर्यावरण की क्षति होगी। अब शैलो इकोलॉजिस्ट बोलेंगे तेंदुआ आ गया जी, तेंदुए को मार दो क्योंकि इंसान को मारता है। लेकिन डीप इकोलॉजिस्ट बोलेंगे नहीं, आप तेंदुए को नहीं मार सकते क्योंकि उसके पास भी अपनी एक जान है, अपनी एक प्राण है, लाइफ है उसकी। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए जो शैलो इकोलॉजिस्ट है वो लोगों के स्वास्थ्य और समृद्धि की बात करते हैं, डेफिनेटली बात करते हैं, और वो सतत विकास की भी बात करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। विकास विरोधी ये बिल्कुल भी नहीं है। पर्यावरण केंद्रवाद यानी इको सेंट्रिज्म ये बिल्कुल नहीं रखते हैं। इको सेंट्रिज्म में रखते हैं डीप इकोलॉजिस्ट, जो बोलते हैं कि आप चीता को नहीं मार सकते हैं, ठीक है, आप इतने पेड़ नहीं काट सकते हैं, विकास करना है तो आप पेड़ की जगह क्या है पत्थरों का यूज कीजिए, किसी और चीज़ का यूज कर सकते हैं। दैट्स मीन ए एंड सी इज करेक्ट। मनरेगा 2009 का लक्ष्य ग्रामीण जनता की क्रय शक्ति में सुधार लाना है। इस योजना का केंद्र बिंदु निम्नलिखित में से किस पर स्थित है? मनरेगा के तहत बेसिकली क्या क्या काम किए जाते हैं? जल संरक्षण, जल संग्रहण, उसके लिए क्या है टाइम टू टाइम प्लान लाए जाते हैं। पारंपरिक जल निकायों का नवीकरण करना इस मनरेगा के द्वारा किया जाता है। भूमि विकास किया जाता है, बाढ़ नियंत्रण के लिए काम किए जाते हैं। 12मासी पहुंच सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण संयोजकता। अब जिसने मनरेगा में काम किया है या मनरेगा के बारे में पढ़ा है वो इजीली बता पाएगा कि इन सभी के ऊपर मनरेगा में काम किया जाता है। तो ABCD इज करेक्ट। ABCD सारे ऑप्शन सही है। किस प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देशों के साथ एक तरफा रियायतें देने की विदेश नीति को अपनाया? देखिए कितने बेवकूफ़। रियासतें, किसकी रियासतें दी? रियायतें ये होगा, रियायतें का मतलब होता है कि कंसेशंस, ठीक है। तो ये इंद्र कुमार गुजराल का जो गुजराल डॉक्ट्रिन है उसके तहत ये दिया गया है। यहाँ पे बुक्स दी है और थिंकर दिए हैं, बहुत ही इजी पूछ लिया गया है। फेडरिक जो टेलर है, FW टेलर, मेंटल रेवोल्यूशन की बात करते हैं। पीटर F ड्रकर MBO की बात करते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। चेस्टर I बर्नार्ड फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब्राहम मैस्लो मोटिवेशन के साथ जुड़े हैं। दैट्स मीन ऑप्शन बी इज करेक्ट। नीचे 2 अभिकथन दिए गए हैं, उसको देखते हैं।
माउंटबेटन प्लान की घोषणा 13 मई 1947 को की गई, जो कि बिल्कुल गलत है। माउंटबेटन 3 जून 1947 को इसकी घोषणा की गई है, जबकि कारण यहाँ पे बिल्कुल सही है। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने माउंटबेटन प्लान का अनुसमर्थन किया। 3 जून को लाया गया था और 18 जुलाई 1947 को इसका अनुसमर्थन किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में इसे लागू किया गया। दैट्स मीन A is false but R is true. Okay. जॉन रॉल्स बिलीव्ड इन। जॉन रॉल्स किस में विश्वास करते हैं? सबसे पहले तो ये डिफरेंस प्रिंसिपल में विश्वास करते हैं, उसके बाद ये एक इगैलिटेरियन चिंतक है। एंटाइटलमेंट प्रिंसिपल के साथ जुड़े हैं रॉबर्ट नॉजिक, और लिबर्टेरियन भी है रॉबर्ट नॉजिक, फ्रेडरिक और फ्रीडमैन। ठीक है, तो ये दो नहीं है। A and C इज करेक्ट आंसर, A and C। Which of the following disputes are related to India and पाकिस्तान? भारत और पाकिस्तान के बीच एक तो सियाचिन डिस्प्यूट है। सियाचिन सबसे ऊंचा एक रण क्षेत्र है भारत और पाकिस्तान के बीच। दूसरा है आपका सरक्रीक डिस्प्यूट। काला पानी डिस्प्यूट हमारा नेपाल के साथ है, और दाहग्राम डिस्प्यूट हमारा ईस्टर्न पाकिस्तान के साथ था, जो कि आज बांग्लादेश है। तो इसको हम कभी भी दाहग्राम पाकिस्तान के साथ नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि बांग्लादेश के साथ था और ये डिस्प्यूट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ठीक है, दैट्स मीन A and B, ओनली A and B। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोशल एक्शन ग्रुप इज नॉट करेक्ट? तो ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था और सेकंड में भी आ गया है, तो देख लेते हैं। दे आर माइक्रो एक्शन ग्रुप, बिल्कुल सही बात है। बहुत छोटे ग्रुप होते हैं जो छोटे छोटे एक्शन के लिए बने होते हैं। दे टेक अप कंसर्न ऑफ ह्यूमन, एनिमल एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, तो ये सभी के लिए बने होते हैं। कुछ एक्शन ग्रुप जानवरों की रक्षा के लिए बने होते हैं, कुछ आदमियों के लिए बने होते हैं, कुछ जंगल एनवायरनमेंट के लिए बने होते हैं। दे वर्क फॉर एनहांसमेंट ऑफ टेक्निकल कैपेसिटी ऑफ अर्बन एजेंसी, तो ये टेक्निकल कैपेसिटी के लिए, ये कोई प्रोफेशनल ग्रुप नहीं होते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। दे वर्क फॉर द कॉज ऑफ द पुअर एंड द सप्रेस्ड सेक्शन, तो इसके लिए काम करते हैं। दैट्स मीन ये सी बिल्कुल यहाँ पे गलत है। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ? ये हुआ स्टॉकहोम में। कब हुआ? 1972 में, और क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है दूसरी बार। 13th 5-year प्लान डिड नॉट एम एट। जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ये सारे के सारे लक्ष्य उसके अंदर रखे गए थे, लेकिन डिसमेंटलिंग ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस इन स्टेजेस, ये बिल्कुल भी लक्ष्य नहीं रखा गया था। इवन उस टाइम तो किसी को भनक भी नहीं थी कि योजना आयोग खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही है, ये इसका कोई भी प्लान इस तरीके का नहीं था। सामाजिक संरचना, मूल्य और अभिवृत्तियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया द्वारा प्रभावित है। बिल्कुल सही बात है। हमारा सोचने का तरीका, हमारा पहनने का तरीका, हमारे जो मूल्य हैं, डेफिनेटली वो ग्लोबलाइजेशन से प्रभावित हुए हैं। वैश्वीकरण से विभिन्न सामाजिक समूहों को सांस्कृतिक पहचान और उनके सामाजिक सौहार्द को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित किया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही है। द्वंद्व कोई युद्ध नहीं है, बल्कि वह केवल अंतर दिखाई पड़ता है। इसी लाइन से आप समझ जाइए कि कन्फ्लिक्ट कोई युद्ध नहीं है, बल्कि ये केवल अंतर दिखाई देता है, सोच का अंतर होता है। तो ये मैरी पार्कर फोलेट के साथ जुड़ा है। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का जो उन्होंने सिद्धांत दिया है मैरी पार्कर फोलेट ने, वो यहीं से निकल रहा है। मतांतर हितों का अंतर ना केवल मालिक और कर्मचारी के बीच, बल्कि प्रबंधकों के बीच भी, निदेशकों के बीच भी, या जहां कहीं अंतर दिखाई पड़ते हैं। ये कथन किसका है? मैरी पार्कर फोलेट का। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का उनका ये एक सिद्धांत है, और ये पेपर 1 में भी आया था। पेपर 1 नहीं, सॉरी, फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था। इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, VI लेनिन की ये कोटेशन है।
निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान नगर निगम के 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किए गए? और दोस्तों पंचायती राज से भी इस तरीके का क्वेश्चन पहले पूछा गया है एनटीए में, ठीक है। तो इसमें अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण ना तो पंचायती राज में दिया गया, ना ही एमसी में दिया गया है, ठीक है, ना ही 73वें ना ही 74 में इस तरीके की बात नहीं की गई है। बाकी ये तीनों है, ठीक है। ABD इज करेक्ट, सी नहीं है। इमाइल के लेखक कौन है? इमाइल के लेखक है रूसो, और इमाइल जो किताब लिखी गई है वो शिक्षा के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। अरेंज द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले हरियाणा बना 1966 में, 1965-66 में, ठीक है। तेलंगाना बना है 2014 के अंदर। उत्तराखंड बना है 9/11/2000 में, और झारखंड बना है 15 नवंबर 2000 को। उस हिसाब से अगर आप इसकी क्रोनोलॉजी को देखें तो ये ACDB बना। निम्नलिखित में से किन संस्थाओं तथा निकायों की नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है? अब देखिए, नीति निर्माण में कैग की कोई भी भूमिका नहीं है, क्योंकि कैग का काम क्या होता है? कंट्रोलर ऑडिट जनरल, ठीक है। तो ऑडिट का काम होता है, ना कि नीति निर्माण में कैग का कोई काम होता है। बाकी तीनों, सांख्यिकी संस्थान, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद अनुसंधान, इन तीनों का होता है कैग को छोड़कर। अपार्ट फ्रॉम लॉ इनकम, द थर्ड वर्ड इज ऑल्सो आइडेंटिफाई बाय द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। लो इनकम के अलावा तीसरी दुनिया की पहचान किसके द्वारा होती है? देखिए, तीसरी दुनिया में सबसे पहले तो लो इनकम होती है, पहली पहचान। दूसरी पहचान यहाँ पे सोशल इनइक्वालिटी भी होती है। यहाँ पे जात पात के आधार पे, रंग भेद के आधार पे तीसरी दुनिया में भेदभाव होता है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे नहीं होती है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कहाँ से होगी? जब लो इनकम यहाँ पे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बी तो इसका आंसर नहीं होगा। ह्यूमन एंड इकोनॉमिक पॉवर्टी, तो पॉवर्टी भी है, ह्यूमन भी है, जेंडर इनइक्वालिटी भी है। दैट्स मीन ACD तीनों होंगे यहाँ पे, ACD। यहाँ पे विवादों को आपने मैच करना है देशों के साथ। चीन के साथ गलवान घाटी विवाद हाल ही में ये आया था पिछले वर्षों में। बांग्लादेश के साथ हमारा है भूमि सीमा समझौता, 2015 में हुआ है और 1974 में भी हुआ है। पाकिस्तान के साथ हमारा है बगलिहार जल विद्युत परियोजना को लेकर विवाद, और नेपाल के साथ है काला पानी विवाद। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अंतरराष्ट्रीय राजनय के प्रति तुष्ट दृष्टिकोण से संबंधित विल्सन के 14 सूत्र में से कौन से पहलू हैं? अब देखिए, व्यापार के लिए आर्थिक रोकें लगाई जाए, ये 14 सूत्र के अंदर नहीं है। पोलैंड के राज्य को समुद्र तक निर्बाध प्रवेश नहीं दिया जाए, तो रोक लगाने की कहीं भी बात नहीं की गई है। 14 सूत्रीय जो प्रोग्राम था वो कहीं ना कहीं नए अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में किस तरीके से व्यवहार किया जाएगा राज्यों द्वारा, उससे रिलेटेड है। शांति की खुली प्रतियोगिता है, और सभी उपनिवेशी दावों का मुक्त खुले दिमाग और निष्पक्ष समायोजन करना। सी और डी, ऑप्शन सी और डी ही इसका राइट होगा। A.G. फ्रैंक जुड़े हैं डिपेंडेंसी थ्योरी के साथ। कार्ल W. ड्यूश जुड़े हैं कम्युनिकेशन थ्योरी के साथ। मिखाइल गोर्बाचोव जुड़े हैं ग्लासनोस्ट के साथ, और मॉर्टन कापलान जुड़े हैं सिस्टम थ्योरी के साथ। और यहाँ पे ग्लासनोस्ट, ये आप मिखाइल गोर्बाचोव की एक बार इसी क्वेश्चन में ये रिपीट हुआ है। सॉरी, ओके। यहाँ पे फिर आपको मैच करना है। ये सारी की सारी किताबें जो लिखी गई है पेरियार E.V. रामास्वामी के ऊपर लिखी गई है। सबसे पहले आप देखेंगे गैल ओमवेट को, और इनके बारे में डेफिनेटली आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा। गैल ओमवेट, इन्होंने लिखी है दलित विजन्स एंड द एंटी कास्ट मूवमेंट एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन आइडेंटिटी। एक ही
लेखक से आप पूरा का पूरा निकाल सकते हैं, ए का 4, ठीक है। अतः स्वतंत्रता के प्रति अधिक अनुक्रियाशील बनाने के पूर्व मन का सर्वप्रथम उपनिवेशीकरण करना होगा। ये कोटेशन है स्वामी विवेकानंद की, यानी सबसे पहले अपने दिमाग को डीकोलोनाइजेशन कीजिए, उसके बाद आज़ादी की बात कीजिए। और इसी तरीके की कोटेशन फर्स्ट शिफ्ट में भी विवेकानंद की पूछी गई थी। अरेंज द इवोल्यूशन फेजेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एड की जो पहली स्टेज है वो है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टोमी। उसके बाद प्रिंसिपल बनाने की कोशिश की जाती है, उसके बाद एरा और चैलेंजेस आता है, फिर आइडेंटिटी क्राइसिस आती है, और लास्ट जो अभी चल रही है वो है पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस है BACDE। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें लोकसभा के समान प्रतिनिधि है? अरुणाचल प्रदेश से 2 है, गोवा से 2 है और त्रिपुरा से भी 2 है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन लोक शिकायतों का निवारण तंत्र है? लोक शिकायतें कहाँ सुनी जाती है? राइट टू एजुकेशन के राइट टू इंफॉर्मेशन के द्वारा 30 दिन के अंदर आपको क्या है, शिकायतें सुनकर उसका समाधान देना होगा। और ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है। माइकल शूमाकर, इन्होंने बुक लिखी है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, और रचल कार्सन ने लिखी है द साइलेंट स्प्रिंग। जेम्स लवलोक। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा आपको। पहला क्वेश्चन था गाइया, तो गाइया का यहाँ पे आंसर आपको मिल गया है जेम्स लवलोक, ठीक है। CF काफ्रा का लास्ट बन गया द टर्निंग पॉइंट। करेक्ट आंसर इज डी। निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक उदारवादी है? तो पॉजिटिव लिबरलिस्ट है HJ लास्की, जबकि ये सारे के सारे हैं नेगेटिव लिबरलिस्ट। नेगेटिव नहीं बोल सकते हैं, नेगेटिव लिबरलिस्ट हर्बर्ट स्पेंसर है, और नियो लिबरलिस्ट ये दोनों चिंतक है। ये नियो लिबरलिस्ट है और ये आपका नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव लिबरलिस्ट है। When did the first labor agitation occur in India? इंडिया में पहला लेबर एजिटेशन 1875 में बॉम्बे में अकर या घटा। रॉबर्ट पैकनेहम ने अफ्रीकी, एशियाई तथा लैटिन अमेरिकी देशों की असेंबलियों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की है। तो यहाँ पे भी वही बात आ रही है, आप पैकनेहम के बारे में आपको पता है या नहीं है, लेकिन ये विकासशील देश है। विकासशील देशों में जो असेंबली होती है उनका काम पहला तो लीगल काम करते हैं, ठीक है, कानून बनाने का काम करते हैं, फिर सुरक्षा का काम करते हैं। कोई भी लाइक किसी बाहरी देश का आक्रमण हो जाए तो उससे बचाने के लिए काम करते हैं। प्रशासकीय विहंगावलोकन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी वो करते हैं, लेकिन न्यायिक कार्यकलाप कभी भी असेंबली नहीं करती। उसके लिए अलग से कोर्ट्स बने होते हैं, लीगल स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है। तो ABC इज करेक्ट आंसर। इनमें से कौन से देश बिम्स्टेक के सदस्य हैं? बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, इसके सदस्य है भारत और श्रीलंका और थाईलैंड और म्यांमार। B and C इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित प्रशासनिक आधार समितियों आयोग को कालक्रम में लगाना है। ये फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966, गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी ये बनी है आई थिंक, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, 1956-57 के आसपास बनी होगी। गोरेवाला जो समिति है ये 1951 में बनी है, और सतीश चंद्र समिति 1989 के अंदर बनी है। उस हिसाब से अगर कालक्रम इसका देखेंगे तो ये बन रहा है BCAD। इनमें से कौन भारत में वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण के आर्थिक प्रभाव है? LPG के आर्थिक प्रभाव। LPG के आने के बाद सरकारी खर्च में भारी कमी आई क्योंकि प्राइवेटाइजेशन किया गया, ठीक है। योजना की पूरी प्रक्रिया में परिवर्तन हो गया। पहले योजनाएं सरकार लेवल पर बनती थी, अब प्राइवेट लेवल पर बनने लग गई।
सांकेतिक आयोजना, ठीक है, यानी सांकेतिक इंडिकेटिव प्लानिंग की शुरुआत हुई, और पारंपरिक सामाजिक क्षेत्रीय आयोजना की धारणा। ये चारों के चार एलपीजी के कारण प्रभावित हुए। भारत का काला पानी भूभागीय विवाद नेपाल के साथ है, और ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है। Which one of the following order fall under the zone of indifference? ठीक है, उदासीनता के अंचल, उदासीनता के अंचल या उदासीनता के क्षेत्र के साथ कौन सी चीज़ें यहाँ पे फिट बैठ रही है? चेस्टर बर्नार्ड ने उदासीनता का अंचल दिया और उन्होंने बोला ये है आपका मैनेजर और ये है आपका वर्कर। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये मैनेजर के लेवल का भी है, मैनेजर जो आदेश दे रहा है, और वर्कर भी इस काम को कर सकता है, तो इसे उदासीनता का अंचल इस एरिया को कहा गया है। क्योंकि मैनेजर जो काम वर्कर को देगा, डेफिनेटली वर्कर ये काम करेगा, क्योंकि इससे इसको भी फायदा है और इसको भी फायदा है, तो इसे उदासीनता का अंचल कहा गया है। तो ऑप्शन में इसके आंसर देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे, जो निर्विवाद रूप से स्वीकार्य हो, यानी दोनों के निर्विवाद रूप से स्वीकार्य हो, उसी को कहा गया है उदासीनता का क्षेत्र। भारतीय विदेश नीति को निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। लाहौर कूटनीति 1998-99, लुकिस्ट पॉलिसी 1991, गुजराल सिद्धांत 1996, पोखरण 2 1998। उस हिसाब से इसका क्रम बन रहा है BCDA। इसके बाद पैराग्राफ है। पैराग्राफ को आप पढ़ना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद इसके आंसर करने की आप कोशिश कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली यहाँ पे आंसर मैं बता रहा हूँ। पहले का आंसर है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सप्रेस कंसेंट। दूसरे का जो आंसर यहाँ पे है मोर डेमोक्रेटिक यूएन। और ये पैराग्राफ बहुत ही सिंपल है, जैसा कि फर्स्ट शिफ्ट में था, यहाँ पे भी सिंपल है, और दूसरा पैराग्राफ थोड़ा सा टफ दिया गया है। तीसरे का टू प्रमोट इंटरनल जस्टिस। चौथे का है डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन, और पांचवे का है इकोनॉमिक फेलियर। और इस तरीके से दूसरे भी आप देख लीजिए, इसको आप मैच कर सकते हैं खुद भी, जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग देयर वीकनिंग ऑफ द रूलिंग एलिट। नेक्स्ट का है इमैनुअल वॉलरस्टीन। और इस पैराग्राफ में भी सेम उसी तरीके से, जिस तरीके से फर्स्ट शिफ्ट के अंदर हीगल के बारे में महिलाओं के क्या विचार है वो व्यक्त हुए, उसी तरीके से यहाँ पे वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी पूरी की पूरी आपको समझ आ जाएगी। और जो पहले क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर यहाँ पे आप दे सकते हैं इसी पैराग्राफ को पढ़ने के बाद। अंडर डेवलपमेंट इन सर्टेन एरिया, इस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर हुआ ख़त्म। तो दोस्तों, दोनों पेपर को कंपैरेटिवली जब मैंने एनालाइज किया तो दोनों क्वेश्चन पेपर इक्वली इजी है। कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है कि हमें टफ आया और इन्हें इजी आया, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस नहीं लगेगा। और कट ऑफ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और अगर आप मेरे कोर्सेज लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप फर्स्ट लिंक से कॉन्सेप्चुअल कोर्स, सेकंड से फैक्चुअल कोर्स, और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। और अगर इस पेपर के लिए मैं कोर्स की बात करूँ तो फैक्चुअल कोर्स आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। फैक्चुअल कोर्स, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली 55 से लेकर 65 क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली फैक्चुअल से आए हैं, और कॉन्सेप्चुअल कोर्स से 30 से 35 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं। तो इन दोनों को मिला के कम से कम 70% के आसपास कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल क्वेश्चन से आप मार्क्स ले सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।